हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 4 पढ़ा था। आज लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2 है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 4 में रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम रेट लॉ एक्सप्रेशन के कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं डिफरेंट रिएक्शंस के लिए। ठीक, मैंने आपको बताया था कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है वो टोटली एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन को हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं, थ्योरेटिकली हम उसको नहीं बता सकते। तो अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ अलग अलग रिएक्शंस के लिए उनके रेट लॉ एक्सप्रेशन के। जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl का, मतलब HCl की फॉर्मेशन। इसको फोटोसिंथेसिस क्यों कहा है? सिंथेसिस मींस बनाना किसी चीज को, फोटो मींस लाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हम किसकी सिंथेसिस कर रहे हैं? HCl की। ठीक है, अब HCl कैसे बनता है? H2 गैस और क्लोरीन गैस, इनको हम जब रिएक्ट करते हैं लाइट की प्रेजेंस में, HU मींस लाइट, लाइट की प्रेजेंस में जब हम इनको रिएक्ट करते हैं तो HCl की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन है इसको हमने एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया और एक्सपेरिमेंटली हमने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को चेंज करके देखा, क्लोरीन की कांस्टेंट रखी, फिर क्लोरीन की कंसंट्रेशन को चेंज करके देखा, हाइड्रोजन की कांस्टेंट रखी, और हमने इसके रेट को स्टडी किया कि रेट में क्या चेंज आता है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन चेंज होने पे, मतलब रिएक्शन की स्पीड में कोई चेंज आता है या नहीं। तो हमने क्या देखा, हम हाइड्रोजन या क्लोरीन की कंसंट्रेशन को कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज करें, रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा। इस रिएक्शन के केस में जो रेट है लाइट पे डिपेंड कर रहा है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पे तो बढ़ रहा है, लाइट की इंटेंसिटी कम करने पे कम हो रहा है, लेकिन वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करना। ठीक है, तो इस केस में क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है रेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिएक्टेंट नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा तो यहाँ पे अगर हम रिएक्टेंट लिखे भी इसके अंदर, मान लो हमने रिएक्टेंट लिख दिया हाइड्रोजन या क्लोरीन, उस पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब उसकी पावर 0, और किसी भी टर्म की पावर 0 मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 1। ठीक, तो ये जो है रेट लॉ एक्सप्रेशन जो इस रिएक्शन के लिए होगा हमारे पास, वो क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है वो डिपेंड नहीं कर रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म पे। ठीक है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर क्या आ रही है? 0 रेट लॉ एक्सप्रेशन में, इसलिए इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है वो ये हो जाएगा। तो ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन हुई? पावर्स का जो सम होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर आती है, लास्ट टाइम हमने देखा था, उसके सम को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर पावर 0 लगानी पड़ती है, पावर 0 लगाते हैं तो 1 हो जाता है, वहां पे रेट लॉ एक्सप्रेशन ये आ जाता है, तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह देखो डिसोसिएशन ऑफ N2O5 है हमारे पास, N2O5 का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके NO2 और O2 की फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन को जब हम एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं, ठीक है, मतलब N2O5 की कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते हैं तो हम क्या देखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, और जितनी हम उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं N2O5 की, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। ये कैसे पता लगा? एक्सपेरिमेंटली। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को हाफ कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो रहा है, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ट्रिपल हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस रिएक्शन के केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो N2O5 की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है N2O5 की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इसकी पावर 1। तो इसके लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है हमारे पास ये आता है, रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। हालांकि आप इस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो आप 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर जो आ रही है रेट लॉ एक्सप्रेशन में इस मोलर कंसंट्रेशन टर्म की वो 1 आ रही है। इसका मतलब देखो मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम कि मोलर कंसंट्रेशन की पावर में क्या आएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन में, वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता, जैसा कि गुलबर्ग और पागे ने कहा था हमने लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना पड़ता है कि हमें जो ये रेट है इसकी मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में क्या पावर आएगी, वो हमें एक्सपेरिमेंटली ही पता करना होता है। तो इस रिएक्शन का जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करने पे ये आता है। ठीक है,
तो अगर आपको एग्जाम में कोई इस तरह से रिएक्शन दी हुई आएगी तो उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ होगा या ये बताया हुआ होगा कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, क्योंकि आप किसी भी रिएक्शन को देख के अपनी मर्जी से कुछ भी रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है वो नहीं लिख सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंटली ही निकालना होता है। क्लियर हो गया होगा अब तक? लास्ट टाइम भी हमने पढ़ लिया और इसके एग्जांपल्स भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है और एक ही रिएक्टेंट है, तो इसकी जो पावर 1 है वही इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, मतलब ये वाली जो रिएक्शन है ये कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर हमारे पास है रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Br2, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन के बीच में रिएक्शन टू फॉर्म HBr, जिसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। ये लाइट की प्रेजेंस में नहीं है ये वाली रिएक्शन। इसमें क्या है, H2 और Br2 इनकी जब रिएक्शन करते हैं तो HBr की फॉर्मेशन हो रही है, और इसको हम स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो हम क्या देखते हैं, इसके केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन की जो कंसंट्रेशन है रेज टू पावर 1/2, ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। मतलब इस ये जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन टर्म है इसके ऊपर पावर 1 आ रही है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, और जो ब्रोमीन की कंसंट्रेशन टर्म है इसके ऊपर पावर 1/2 आ रही है, ठीक है। तो इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो ये हो गया। देखो इसमें ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हम ब्रोमीन देखें तो हाफ है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन अगर हम देखें वो क्या है, 1 है, क्योंकि इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं दिया मतलब 1, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, हाफ। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये वाली पावर 1 प्लस में ये वाली पावर 1/2, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 1/2 3/2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इज 1 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन इज हाफ, एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3/2, ठीक है। तो ये भी हमने क्या देखा, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन इसका ये जो है एक्सपेरिमेंटली ही पता लगता है, ऐसे नहीं कि हमने रिएक्शन देखी और ऑर्डर ऑफ जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है हमने कुछ भी लिख लिया, ऐसे नहीं हम कर सकते, एक्सपेरिमेंटली ही हमें पता लगता है, ना ही हम यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देख के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थे कुछ एग्जांपल्स रेट लॉ एक्सप्रेशन के, जिससे आपको ये क्लियर हो गया और ज्यादा कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है। और यहाँ पे आपने देखो ये भी देखा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, ठीक है। अब है ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसमें ये इसको हम क्या बोलते हैं, के को, जो स्मॉल के है इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ठीक है। इस के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था, इसको डिफाइन भी किया था। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, रेट कांस्टेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो स्मॉल के है वो रेट कांस्टेंट होता है, जनरली हम इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं, और इसके दूसरे नाम क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ये जो रेट कांस्टेंट होता है स्मॉल के रेट लॉ एक्सप्रेशन में, ये क्या होता है, ये इट इज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन की स्पीड का मेजर है, रिएक्शन के रेट का मेजर है। इसका क्या मतलब है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस रिएक्शन की स्पीड उतनी ज्यादा होगी, उस रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। देखो आप यहां से भी पता लग रहा है, अगर k की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा, k की वैल्यू कम होगी तो रेट कम होगा। इसका मतलब जिस भी रिएक्शन में k की वैल्यू ज्यादा है उस रिएक्शन का रेट मतलब उस रिएक्शन की स्पीड क्या है, ज्यादा होगी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या होते हैं रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक। तो आप पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलोगे, जो रेट कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू जिस रिएक्शन के लिए ज्यादा होती है उस रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है, मतलब उस रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होती है। जिस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है मतलब उस रिएक्शन की स्पीड या उसका रेट क्या होता है, कम होता है। रेट का मतलब स्पीड ही होता है। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा रेट कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ईच रिएक्शन हैज अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि हर एक रिएक्शन जो है, अलग अलग रिएक्शंस जो है उनके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग रहेगी। मतलब एक रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वही दूसरी रिएक्शन के लिए नहीं होगी।
एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो पर्टिकुलर ही होगी, लेकिन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो उसी रिएक्शन के लिए, सेम रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है इसी में कवर हो जाता है, ये कि एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड है, डेफिनेट है। कब फिक्स्ड है? अगर टेम्परेचर भी फिक्स्ड हो। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू डेफिनेट होती है, मतलब फिक्स्ड होती है। अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर चेंज करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है रिएक्शन की, और रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी तो क्या है, उसका रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज करने पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है चेंज हो जाती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है। तो हमारा थर्ड पॉइंट भी इसमें कवर हो गया। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन चेंजेस विद टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है। और सेकंड पॉइंट में क्या था, जो रेट कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर वैल्यू होगी उसकी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट देखो, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे नहीं डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे तो डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे नहीं डिपेंड करती। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स चेंज कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो K की वैल्यू जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे नहीं डिपेंड करती है। फिर फिफ्थ पॉइंट है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट जो होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग ही हम यूनिट बता सकते हैं रेट कांस्टेंट की। उसके लिए देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन देखते हैं हम फिर से। रेट लॉ एक्सप्रेशन देखो, जैसे कि यहां लिखे हुए हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की रेज टू पावर 1, 2 या हाफ, कुछ भी हो सकता है जो हमें एक्सपेरिमेंटली पता लगा है। मतलब हम पूरा रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर लिखें तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के और मल्टीप्लाई में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, इसकी पावर क्या है, n। ठीक, n का मतलब ये 1, 2 या 0 या हाफ कुछ भी हो सकता है, जो भी हमें एक्सपेरिमेंटली पता लगता है। तो रेट इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, इसकी पावर n। ये n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर ये n की वैल्यू 1 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, n की वैल्यू 2 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, n की वैल्यू हाफ है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ, n की वैल्यू 0 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0। अब हमें यूनिट निकालनी है k की, तो हम इन सब की यूनिट पुट करेंगे। रेट क्या होता है, पहले रेट का फॉर्मूला देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन की ही यूनिट्स आएंगी, तो मुझे तो यूनिट से मतलब है, तो मैं कंसंट्रेशन लिख देती हूँ। रेट का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, तो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम लिख सकते हैं। इस साइड k मल्टीप्लाई में कंसंट्रेशन की पावर n हमारे पास है। हमें k की यूनिट चाहिए तो हमने k को एक साइड रख लिया, ठीक है, और हमने बाकी टर्म्स को इस साइड ले गए। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, कंसंट्रेशन बटे में टाइम। ठीक है, और ये वाला जो फैक्टर है ये पूरा डिनोमिनेटर में आ गया, कंसंट्रेशन बटे में टाइम मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड में कंसंट्रेशन की पावर n। बस हमने इसको सॉल्व किया है, k को एक साइड पे रख लिया ताकि हम k की यूनिट निकाल सकें। और n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, इसमें n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम अलग अलग ऑर्डर के लिए जो है k की यूनिट्स निकाल के देखते हैं, अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए k की यूनिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट देखते हैं k की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यूनिट निकालने के लिए यही फॉर्मूला देखो यहाँ पे, k किसके इक्वल आ रहा है, कंसंट्रेशन बटे में टाइम, k की हमें यूनिट निकालनी है, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में कंसंट्रेशन, इसकी पावर n। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब पहले हम लेके चल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के की क्या यूनिट्स होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे देखो, नोट करो। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, ठीक है। टाइम की क्या होती है, सेकेंड, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में कंसंट्रेशन की क्या होगी, मोल पर लीटर। अब n की जगह क्या पुट करना है, 1, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की यूनिट्स निकालनी है, हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल रहे हैं ना k की यूनिट, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। 1 मतलब हम इसको ना भी लिखें, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल, तो k की यूनिट्स क्या आ गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये जो k है इसकी यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आ गई, सेकंड इनवर्स, समझ आ गया। अब हम इसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। सिंपली जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उससे हमने उसके अंदर रेट की वैल्यू पुट कर दी, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, कंसंट्रेशन की यूनिट टाइम की यूनिट, और इधर भी कंसंट्रेशन की पावर n, इन सब की वैल्यूज ही हमने पुट की है, कंसंट्रेशन की यूनिट, टाइम की यूनिट और कंसंट्रेशन की यूनिट n की जगह 1 रख दी। अब अगर हमारे पास है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमें k की यूनिट्स निकालनी है, तो k ये वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे। k, अब देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह क्या लिखना है, मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, टाइम की जगह सेकेंड, मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड में कंसंट्रेशन है, 1 डिवाइड में कंसंट्रेशन की जगह मोल पर लीटर। अब n है, n को क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या आ जाएगा, 2। अब देखो एक पावर से एक पावर कैंसिल कर सकते हैं इसकी, यहाँ पे मोल पर लीटर की पावर 1 है, यहाँ पे मोल पर लीटर की पावर 2 है, तो हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगी, यहाँ पे एक, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे इसकी पावर 1 रह जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स, ये यूनिट आ जाएगी, ठीक है। मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, तो ये जो यूनिट है ये k की आ गई है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हमें निकालनी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मतलब जिसमें ये जो n है इसकी वैल्यू 0। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की यूनिट, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, टाइम की क्या होती है, सेकेंड, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में कंसंट्रेशन की क्या होगी, मोल पर लीटर। अब इसकी पावर जो है n, उसमें क्या रखेंगे, 0, n की जगह 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब किसी की भी पावर जिसकी 0 होती है उसका मतलब क्या होता है, 1, मतलब ये वाला जो फैक्टर है पूरा, ये वाला फैक्टर ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, ठीक है, क्योंकि जिस किसी की भी पावर 0 हो वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल, ठीक है। मतलब इसकी जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, इसकी जगह पे 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, इसकी जगह 1 रख दिए तो ये तो पूरा फैक्टर ही 1 हो गया, हमारे पास बच गया मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसकी जगह तो क्या आ गया, 1 आ गया। जो रेट की यूनिट होती है वही k की यूनिट होती है जीरो ऑर्डर के केस में, k की यूनिट क्या आ गई, ये मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है, ठीक है। इसको नोट कर ले आप। फिर मैं k की यूनिट्स बताती हूं अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स जो है वो गैसियस स्टेट में है, ठीक। अब दोबारा से हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के केस में k की यूनिट्स निकालेंगे, लेकिन इस बार जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो गैसियस स्टेट में है। यहाँ पे तो जो रिएक्टेंट्स थे वो एक्वस सॉल्यूशन बना रहे थे, ठीक है, सॉलिड रिएक्टेंट्स थे जिनका हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया हुआ था, तो उसमें कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होती है सॉलिड्स की। अब अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या है, गैसेस हैं, ठीक। तो गैसेस के केस में कंसंट्रेशन को हम कैसे मेजर करते हैं, प्रेशर की टर्म में, ठीक है। गैसेस के केस में कंसंट्रेशन को कैसे मेजर करते हैं हम, प्रेशर की टर्म में, मतलब कंसंट्रेशन की यूनिट हमें क्या लेनी पड़ेगी, एटमॉस्फेयर, मोल पर लीटर नहीं लेनी, अब एटमॉस्फेयर लेनी है, मतलब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या पुट करनी है, एटमॉस्फेयर, अगर रिएक्टेंट्स जो है वो गैसेस है।
अब के की यूनिट निकाले फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक, अब देखो पहले कंसंट्रेशन की जगह क्या यूनिट पुट करनी है, एटमॉस्फेयर। टाइम की तो सेकेंड ही रहेगी, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में कंसंट्रेशन की जगह एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसकी पावर n जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या रहेगी, 1। ठीक है, 1 को चाहे ना भी लिखे, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल, तो यहाँ पे यूनिट आ गई सेकेंड इनवर्स। यही किसमें आई थी, जब हमने रिएक्टेंट जो है गैसियस नहीं लिए हुए थे, सॉलिड्स के सॉल्यूशन लिए हुए थे। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अगर हमारे पास है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, इसके लिए k की वैल्यू जो है, k की जो यूनिट है वो हमारे पास क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स आ गई। ठीक है, ये हमने k की यूनिट निकाल ली, वो क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की यूनिट क्या आएगी, कंसंट्रेशन की जगह एटमॉस्फेयर, क्योंकि गैसेज है हमारे पास, टाइम की जगह सेकेंड, 1 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन की जगह एटमॉस्फेयर। लेकिन यहाँ पे अब इसका n की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। एक एटमॉस्फेयर से एक एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा, एक एटमॉस्फेयर बच जाएगा, वो ऊपर जाके एटमॉस्फेयर इनवर्स हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास k की यूनिट आ गई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के केस में, जब हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या है, गैसेस है। अब क्या है, जीरो ऑर्डर। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, ठीक, k की यूनिट्स क्या होगी, कंसंट्रेशन में क्या लिखेंगे, एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय टाइम में क्या लिखेंगे, सेकेंड, मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड में कंसंट्रेशन की जगह क्या लिखना है, अब एटमॉस्फेयर, क्योंकि कंसंट्रेशन प्रेशर के टर्म में मेजर कर रहे हैं, इसकी पावर 0। अब किसी की भी पावर जिसकी 0 होती है, वो वाला फैक्टर तो क्या हो जाता है, हमारे पास 1 हो जाता है। ठीक है, तो बस यही बच गया, तो k की यूनिट क्या आ जाएगी, एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। मतलब वही यूनिट है जो रेट ऑफ रिएक्शन की होती है अगर हमारे पास रिएक्टेंट गैसेस है। ठीक, तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि जो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की, वो किस पे डिपेंड करती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है हमारे पास। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स थे रेट कांस्टेंट के, और ये इनकी यूनिट्स थी रेट कांस्टेंट।